दोस्तों, जिस खबर को आज हम हल्के में लेकर स्क्रॉल कर जाते हैं, वही खबर आने वाले वक्त में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है। और यही वजह है कि इस समय वेस्ट, खासकर अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ चुकी है। नए साल लगते ही अब भारत की ताकत दुगनी होती दिख रही है। एक तरफ गोल्ड का रिजर्व भारत के हाथों में आता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका टैरिफ का भारत पर असर कम दिख रहा है। भारत के गोल्ड रिजर्व से भारत की आम जनता को भी काफी फायदा हुआ है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत में एक नई चमक दिखाई देने लगी है। और यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे आम जनता के जीवन तक महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां भारत के गोल्ड रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का प्रभाव भारत पर अपेक्षाकृत कम पड़ता दिख रहा है, जो यह संकेत देता है कि भारत अब वैश्विक आर्थिक दबावों को झेलने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने की खरीद में तेजी केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत डॉलर पर निर्भरता कम कर अपनी आर्थिक संप्रभुता को मजबूत किया जा रहा है। सोना हमेशा से ही संकट के समय सबसे सुरक्षित संपत्ति माना गया है, और जब किसी देश के पास मजबूत गोल्ड रिजर्व होता है तो उसकी मुद्रा की विश्वसनीयता बढ़ती है, महंगाई पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उस देश की सौदेबाजी की ताकत भी बढ़ती है। इसका सीधा फायदा आम जनता को इस रूप में मिलता है कि रुपये में स्थिरता आती है, आयात महंगा नहीं होता और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नहीं है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का भारत पर सीमित असर यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत उत्पादन और निर्यात शक्ति बनता जा रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने भारत को वैकल्पिक वैश्विक सप्लाई चेन के रूप में स्थापित किया है, जिससे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की निर्भरता भी भारत पर बढ़ी है। यही कारण है कि टैरिफ जैसे दबाव अब भारत की रफ्तार को रोक नहीं पा रहे। आम भारतीय के लिए इसका मतलब है ज्यादा रोजगार के अवसर, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और भविष्य में बेहतर जीवन स्तर। सोने के बढ़ते भंडार से जहां निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, वहीं वैश्विक राजनीति में भारत की सौदेबाजी की ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो नया साल भारत के लिए सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मविश्वास का नया अध्याय लेकर आया है, जहां भारत न केवल वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता भी दिखा रहा है। दोस्तों, जिस खबर को आज हम हल्के में लेकर स्क्रॉल कर जाते हैं, वही खबर आने वाले वक्त में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदलने वाली साबित हो सकती है। और यही वजह है कि इस समय वेस्ट, खासकर अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी अफवाह या सोशल मीडिया थ्योरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ठोस रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स देशों और उनसे जुड़े सहयोगी राष्ट्रों के पास अब दुनिया के लगभग 50% गोल्ड रिजर्व्स जमा हो चुके हैं। और यही वो बिंदु है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इतना गोल्ड क्यों खरीदा जा रहा है, बल्कि असली सवाल यह है कि इतनी खामोशी से, इतनी रणनीतिक तरीके से और इतनी तेजी से ये गोल्ड क्यों इकट्ठा किया जा रहा है, और सबसे अहम बात, इसे बेचा क्यों नहीं जा रहा। अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न लगातार उभर कर सामने आया है। पहले डॉलर पर निर्भरता कम करना, फिर लोकल करेंसी में ट्रेड की बात, फिर स्विफ्ट सिस्टम के विकल्पों पर चर्चा, और अब गोल्ड की रिकॉर्ड खरीदारी। ये सब अलग अलग फैसले नहीं हैं, बल्कि एक ही रणनीति के अलग अलग चैप्टर हैं। और इस रणनीति की जड़ में एक ही सोच छुपी है, डॉलर के वर्चस्व से बाहर निकलना, लेकिन बिना शोर मचाए। अमेरिका दशकों से डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। प्रतिबंध लगाओ, ट्रांजैक्शन रोको, स्विफ्ट से बाहर करो, फंड फ्रीज करो और सामने वाला देश घुटनों पर आ जाए। लेकिन गोल्ड ऐसा एसेट है जिस पर न तो अमेरिका का कंट्रोल चलता है, न IMF का, न वर्ल्ड बैंक का, और न ही किसी सैंक्शन की पहुंच होती है। और यही बात ब्रिक्स देशों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है, क्योंकि जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक धातु नहीं खरीदते, आप अपनी संप्रभुता खरीदते हैं, आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम की आजादी खरीदते हैं। और यही वजह है कि चीन, रूस, भारत, ब्राजील और अब सऊदी अरब जैसे देश
लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि ये देश सिर्फ खरीद नहीं रहे बल्कि अपने देश में गोल्ड माइनिंग को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि सप्लाई भी उनके कंट्रोल में रहे। और यही वो पॉइंट है जहां से वेस्ट की टेंशन शुरू होती है, क्योंकि अगर गोल्ड का बड़ा हिस्सा ब्रिक्स के पास चला गया तो डॉलर की वह ताकत जो ट्रस्ट पर टिकी है धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। और यही कारण है कि कुछ ही हफ्ते पहले जब यह खबर आई कि चीन, भारत और ब्राजील ने मिलकर करीब 29 बिलियन डॉलर की अमेरिकी ट्रेजरी बेच दी है, तो वॉल स्ट्रीट में हलचल मच गई। क्योंकि ट्रेजरी बेचना सिर्फ निवेश बदलना नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, एक संकेत कि अब हम आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे। और इसी कड़ी में गोल्ड का बढ़ता स्टॉक एक तरह से इंश्योरेंस है। कल अगर डॉलर हिले तो हमारा सिस्टम नहीं हिलेगा। और यही वजह है कि आज ब्रिक्स सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि वो धीरे धीरे एक वैकल्पिक फाइनेंशियल ऑर्डर की नींव रख रहा है, जहां ट्रेड होगा लेकिन डॉलर के बिना, जहां रिजर्व होगा लेकिन अमेरिकी बॉन्ड के बिना, और जहां सेटलमेंट होगा लेकिन वेस्ट की अनुमति के बिना। और यही सोच अमेरिका और उसके सहयोगियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार दुनिया का भरोसा डॉलर से हटा तो उसे वापस लाना नामुमकिन होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी रिजर्व करेंसी की पकड़ ढीली हुई है, वह कभी दोबारा पहले जैसी नहीं बनी। और आज वही मोड़ धीरे धीरे सामने आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यह बदलाव युद्ध से नहीं बल्कि गोल्ड से हो रहा है, शांति से, चुपचाप, लेकिन बेहद असरदार तरीके से। और यही कारण है कि ब्रिक्स देश गोल्ड को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक हथियार मान रहे हैं, ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए सिस्टम बदल सकता है। और यही वजह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे गोल्ड के आंकड़े और बढ़ेंगे, वैसे वैसे वेस्ट की बेचैनी भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की नींव है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद यही कहा जाएगा कि दुनिया ने डॉलर से दूरी किसी युद्ध के बाद नहीं बल्कि गोल्ड की खामोश चमक के जरिए बनाई। अगर आप इस रिपोर्ट को सतही नजर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि यह भी बाकी जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स की तरह एक और आंकड़ों का खेल है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके भीतर उतरते जाते हैं, वैसे वैसे तस्वीर डरावनी, रहस्यमयी और वेस्ट के लिए बेचैनी पैदा करने वाली बनती चली जाती है। दरअसल यह रिपोर्ट किसी एक देश की ताकत नहीं बल्कि उस खामोश गठजोड़ की ओर इशारा करती है जो धीरे धीरे दुनिया की आर्थिक धुरी को पश्चिम से खिसकाकर पूर्व और ग्लोबल साउथ की तरफ ले जा रहा है। बात सिर्फ ब्रिक्स एस यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की नहीं है, बल्कि उन नए चेहरों की भी है जो अब इस फ्रेम में फिट हो चुके हैं या जल्द होने वाले हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जैसे देश। जब रिपोर्ट कहती है कि ये सभी मिलकर दुनिया के करीब 50% गोल्ड रिजर्व और गोल्ड प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं तो पश्चिमी विश्लेषकों की नींद उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यह आंकड़ा सिर्फ तिजोरी में रखे सोने का नहीं है बल्कि उस पूरे भविष्य का संकेत है जो अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है। यही वो बिंदु है जहां आम आदमी और मुख्यधारा मीडिया अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर अमेरिका के पास 8,000 टन से ज्यादा गोल्ड है और ब्रिक्स देशों के पास मिलाकर भी 6,000 टन है के आसपास ही है, तो फिर 50% का दावा कैसे सही हो सकता है। असल खेल यहीं से शुरू होता है। ये रिपोर्ट केवल सेंट्रल बैंक के गोल्ड पर आधारित नहीं है बल्कि 3 परतों में सोचती है। पहली, मौजूदा सेंट्रल बैंक होल्डिंग्स, दूसरी, सालाना गोल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, और तीसरी, वह अनमाइंड गोल्ड जो अभी जमीन के नीचे है लेकिन भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। रूस और चीन जैसे देश सिर्फ सोना जमा नहीं कर रहे बल्कि रणनीतिक रूप से अपने खनन सेक्टर को भी मजबूत कर रहे हैं। रूस आज भी दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में है। चीन तो कई सालों से नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पर बना हुआ है। भारत भले अभी प्रोडक्शन में पीछे हो, लेकिन उसकी गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी, रिजर्व बिल्डअप और घरेलू मांग उसे इस खेल का एक बेहद अहम खिलाड़ी बनाती है। वहीं साउथ अफ्रीका, जिसे कई लोग कम आंकते हैं, उसके पास दुनिया की सबसे गहरी और समृद्ध गोल्ड माइंस हैं, जिनका पूरा दोहन अभी भी बाकी है। अब जरा उन नए नामों पर गौर कीजिए। ईरान, जिसके पास बड़े गोल्ड रिजर्व हैं और जो डॉलर से दूरी बनाकर ट्रेड करना चाहता है। यूएई, जो तेजी से गोल्ड ट्रेडिंग हब बन रहा है। मिस्र और इथियोपिया, जिनके पास अफ्रीका की उभरती हुई माइनिंग क्षमता है। और इंडोनेशिया, जो निकेल के साथ साथ गोल्ड में भी बड़ा खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। जब ये सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं रहती,
बल्कि पावर शिफ्ट की बन जाती है। यही वजह है कि वेस्ट इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि अगर कल को ब्रिक्स या उससे जुड़े देश गोल्ड बैक्ड ट्रेड सिस्टम या किसी वैकल्पिक सेटलमेंट मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं तो डॉलर की पकड़ कमजोर होना तय है। अभी तक अमेरिका की ताकत उसकी करेंसी, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम और उसके गोल्ड रिजर्व का कॉम्बिनेशन रही है, लेकिन अगर गोल्ड का बड़ा हिस्सा ऐसे देशों के हाथ में चला जाए जो डॉलर के प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह सीधे सीधे उस व्यवस्था को चुनौती है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी थी। यही कारण है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद वेस्ट में हलचल तेज हो गई है। इसे सिर्फ एक आंकड़ा मानना सबसे बड़ी भूल होगी। ये दरअसल उस आने वाले दौर की झलक है जहां ताकत हथियारों से नहीं बल्कि संसाधनों, रिजर्व्स और वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्क से तय होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ बिना शोर, बिना युद्ध और बिना किसी आधिकारिक घोषणा के हो रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बेहद निर्णायक तरीके से। यही वजह है कि जब आप इस रिपोर्ट की गहराई में जाते हैं तो महसूस होता है कि यह महज एक आर्थिक विश्लेषण नहीं बल्कि आने वाले वैश्विक सत्ता संतुलन की पटकथा है। और शायद यही कारण है कि वेस्ट की नींद उड़ चुकी है। लेकिन असली खेल तब समझ आता है जब आप प्रोडक्शन और एनमाइन गोल्ड को जोड़ते हैं। रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसे ब्रिक्स देश पॉलिटिकली न्यूट्रल मानते हैं। गोल्ड पर ना तो सैंक्शन लगाया जा सकता है और ना ही किसी विदेशी सरकार का सीधा दखल होता है। यही वजह है कि ब्रिक्स देशों ने इसे अपनी फाइनेंशियल शील्ड बनाना शुरू कर दिया है। एक सीनियर बैंकर के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि ब्रिक्स देश 3 काम एक साथ कर रहे हैं। वे अपने देश में गोल्ड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से गोल्ड खरीद रहे हैं और तीसरा सबसे अहम काम यह है कि वे गोल्ड बेच ही नहीं रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में जितना भी गोल्ड सेंट्रल बैंकों ने खरीदा है उसका 50% से ज्यादा अकेले ब्रिक्स देशों ने खरीदा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। 2024 में चीन ने करीब 380 टन गोल्ड प्रोड्यूस किया, रूस ने लगभग 340 टन गोल्ड निकाला। और सोचने वाली बात यह है कि यह फैसले यूं ही नहीं लिए जाते। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों और इतनी आक्रामक रणनीति क्यों? इसका जवाब छिपा है 2022 और 2023 की घटनाओं में, और वही घटना ब्रिक्स देशों के सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देती है। साथियों, अब उस ट्रिगर की बात करते हैं जिसने ब्रिक्स देशों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। साल 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच टकराव शुरू हुआ तो उसके कुछ ही महीनों बाद वेस्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। मई 2023 में G7 देश और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रूस के करीब $300 बिलियन के विदेशी रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। यह वही पैसा था जिसे रूस ने अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी में सुरक्षित मानकर रखा था। लेकिन एक झटके में यह साफ हो गया कि विदेशी करेंसी एसेट्स असल में उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना दुनिया को बताया जाता रहा है। शर्त यह रखी गई कि जब तक रूस यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करता तब तक यह पैसा वापस नहीं मिलेगा। जब आप इस पूरी कहानी को गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है कि यह सिर्फ सोने की खरीद फरोख्त या रिजर्व बढ़ाने का मामला नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों की वैश्विक शक्ति संतुलन की पटकथा है जिसे ब्रिक्स देश बेहद चुपचाप लेकिन बेहद सटीक तरीके से लिख रहे हैं। असली खेल तब शुरू होता है जब हम प्रोडक्शन एंड माइन गोल्ड रिजर्व स्ट्रैटेजी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। रिपोर्ट साफ बताती हैं कि गोल्ड आज भी दुनिया का इकलौता ऐसा एसेट है जिसे ब्रिक्स देश राजनीतिक रूप से न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि इस पर न तो किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न इसे एक क्लिक में फ्रीज किया जा सकता है और न ही इस पर किसी विदेशी सरकार का सीधा नियंत्रण चलता है। डॉलर, यूरो या पाउंड जैसी करेंसीज आज भी किसी न किसी सरकार की नीति, उसकी विदेश नीति और उसके जियोपॉलिटिकल एजेंडे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सोना इन सबसे ऊपर है। यही वजह है कि ब्रिक्स देशों ने इसे अपनी फाइनेंशियल शील्ड बनाना शुरू कर दिया है। एक सीनियर इंटरनेशनल बैंकर के हवाले से जो बात रिपोर्ट में कही गई है वह इस पूरे खेल का सार है। ब्रिक्स देश एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला, वे अपने देश में गोल्ड प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि बाहर पर निर्भरता कम हो। दूसरा, वे इंटरनेशनल मार्केट से लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम और सबसे खतरनाक संकेत है, वे गोल्ड बेच बिल्कुल नहीं रहे हैं। यही तीसरा पॉइंट असल में दुनिया को बेचैन कर रहा है, क्योंकि जब कोई देश खरीदता भी है और बेचता भी नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि वह किसी बड़े झटके की तैयारी कर रहा है।
आंकड़े इस कहानी को और भी मजबूत बना देते हैं। 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने जितना भी गोल्ड खरीदा, उसका 50% से ज्यादा अकेले ब्रिक्स देशों ने उठाया। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक शिफ्ट है। ये फैसले किसी भावनात्मक आवेग में नहीं लिए जाते, बल्कि इसके पीछे सालों की प्लानिंग और आने वाले भू राजनीतिक तूफानों की तैयारी छुपी होती है। असल सवाल यही है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों, इतनी आक्रामकता क्यों? और जवाब छुपा है 2022 और 2023 की उन घटनाओं में जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच को झकझोर कर रख दिया। जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब शुरुआत में इसे एक सामान्य जियोपॉलिटिकल टकराव की तरह देखा गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब मई 2023 में G7 देशों और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रूस के लगभग $300 बिलियन के विदेशी रिजर्व फ्रीज कर दिए। यह वही पैसा था जिसे रूस ने दशकों की मेहनत से डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी सेफ मानी जाने वाली करेंसीज में जमा किया था। लेकिन एक झटके में दुनिया ने देख लिया कि ये करेंसीज तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आप वेस्ट की पॉलिटिक्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप उनकी लाइन से बाहर जाते हैं, वही पैसा आपकी आंखों के सामने बेकार कागज बन सकता है। कुल मिलाकर हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां शक्ति की परिभाषा बदल रही है। अब ताकत सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं रही, बल्कि यह तय करने की क्षमता बन गई है कि आप अपना व्यापार किस मुद्रा में करेंगे, अपनी संपत्ति कहां रखेंगे और अपने भविष्य को किसके हाथ में सौंपेंगे। ब्रिक्स देश यह समझ चुके हैं कि असली आजादी तभी संभव है जब आपकी अर्थव्यवस्था किसी और की राजनीतिक मर्जी की बंधक न हो। और यही सोच आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह बदलने वाली है, धीरे लेकिन बेहद गहराई से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रिक्स देश सही दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।